जेठ का महीना था। दोपहर के 12 बज रहे थे। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। गांव के किनारे मिट्टी से बनी एक छोटी सी कच्चे मकान में रघु अपनी पुरानी चारपाई पर चुपचाप लेटा हुआ था। छत पर लगा पुराना पंखा कई दिनों से बंद पड़ा था। बिजली थी, लेकिन पंखा खराब था। पसीना उसकी पूरे शरीर से बह रहा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। वो कुछ सोच रहा था, बहुत गहराई से सोच रहा था। तभी रसोई से उसकी पत्नी कमला 30 कदमों से बाहर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बस यही काम रह गया है ना तुम्हारा? क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ, बस चारपाई पर पड़े हो। ना कोई काम, ना कोई कमाई, ना घर की चिंता, ना बच्चों के भविष्य की फिक्र। आदमी हो या बोझ? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कमला जो कह रही थी उसका हर शब्द सच था। ठेला बंद हुए 15 दिन हो गए। घर में राशन खत्म होने वाला है। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर धमकी देता है। और तुम ही देखो, ऐसे लेटे हो जैसी सारी दुनिया जीत ली हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? तुम्हारी कोशिशों ने हमें सड़क पर ला दिया। पहले सब्जी का ठेला लगाया, डूब गया। फिर चाय की दुकान खोली, वो भी बंद हो गई। अब क्या सोच रहे हो? कोई नया सपना? कमला की बातें तीर की तरह रघु के दिल में चुभ रही थीं, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे उठा और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी जंग लगे फ्रिज के पास पहुंचा। वो फ्रिज पिछले कई सालों से खराब पड़ा था। उसमें बिजली नहीं आती थी, लेकिन उसके अंदर हल्की सी ठंडक अभी भी महसूस होती थी। रघु ने धीरे से फ्रिज का दरवाजा खोला, अंदर बैठ गया, घुटनों को सीने से लगा लिया, आंखें बंद कर लीं। काश पूरी दुनिया ऐसी ठंडी होती। काश लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती। काश कोई ऐसी जगह होती जहां आदमी अंदर जाए और बाहर की सारी गर्मी भूल जाए। उसी समय कमला वहां पहुंची। उसने फ्रिज के अंदर बैठी रघु को देखा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। अरे वाह, अब आदमी नहीं, फ्रिज में रहने वाला बाबा बन गया है। रघु चुप रहा। बाहर निकलो, लोग देखेंगे तो कहेंगे कमला का पति पागल हो गया। कमला, एक दिन में ऐसा ढाबा बनाऊंगा जिसमें अंदर जाते ही लोगों को ऐसा लगे जैसे वो फ्रिज के अंदर आ गए हों। कमला पहले कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। तुम? ढाबा? और वो भी फ्रिज जैसा? जिस आदमी से ठेला नहीं चला, वो पूरा ढाबा चलाएगा। कमला अंदर चली गई, लेकिन रघु वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। अगले दिन दोपहर में गांव के बाहर एक बड़ी काली एसयूवी आकर रुकी।
अरे, इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। गाड़ी से एक आदमी उतरा। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, चेहरे पर मुस्कान। उसका नाम था विक्रम। वो सीधा रघु के घर पहुंचा। रघु। अरे विक्रम। रघु ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। दोनों गले मिल गए। कितने साल हो गए यार, तू तो शहर का बड़ा आदमी बन गया और तू। रघु मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी मुस्कान उसके दर्द को छिपा नहीं सकी। रघु ने विक्रम को पूरा घर दिखाया। टूटी चारपाई, बंद पंखा, खाली डिब्बे, पुराना फ्रिज, सब कुछ। विक्रम कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, रघु, तू हार गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। झूठ। तेरे पास सबसे बड़ी चीज अभी भी है, तेरा दिमाग, तेरे आइडिया। रघु की आंखों में चमक लौट आई। कल तू फ्रिज में क्यों बैठा था? रघु मुस्कुराया। फिर उसने पूरा आइडिया बताया। मिट्टी की दीवार, भूसा, ऊपर पानी, अंदर ठंडा माहौल, फ्रिज जैसा एहसास। विक्रम पूरी समय ध्यान से सुनता रहा। जब रघु की बात खत्म हुई, विक्रम जोर से हंस पड़ा। रघु का चेहरा उतर गया। मैं तेरे ऊपर नहीं हंस रहा, मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि इतना बड़ा आइडिया गांव के इस छोटे से घर में छिपा बैठा था। विक्रम ने जेब से एक चेक बुक निकाली। रघु हैरान होकर उसे देखने लगा। रघु, आज से ये सपना सिर्फ तेरा नहीं, हम दोनों का है। क्या? लेकिन। कोई लेकिन नहीं। पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तू करेगा, नाम भी तेरा होगा। उसी समय कमला बाहर आई। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस आदमी ने आज तक जो भी काम किया सब डूब गया। आपके पैसे भी डूब जाएंगे। भाभी, हर बार हारने वाला आदमी निकम्मा नहीं होता। कई बार सही मौका मिलने का इंतजार कर रहा होता है। अगर ये फिर हार गया तो नुकसान मेरा होगा, लेकिन अगर ये जीत गया तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद किसी ने उसके सपने पर भरोसा किया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही सपना एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा और सबसे बड़ा इम्तिहान भी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु उठ गया। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी जल्दी नहाकर पुराने कपड़े पहने और बाहर निकलने लगा। कमला दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी विश्वास नहीं था। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? ढाबा बनाने। अभी से सपने देखने शुरू कर दिए? एक बात याद रखना, जब ये सपना टूटेगा ना, तब मेरे सामने रोने मत आना। कमला, आज तक मैंने हर काम पैसे कमाने के लिए किया था, लेकिन पहली बार मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसे करने में मुझे खुशी मिल रही है। अगर इंसान अपने सपने के लिए मेहनत करे तो हार भी जाए, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता। कमला ने मुंह फेर लिया। उसे लगा रघु फिर कोई बेकार सपना देख रहा है, लेकिन रघु इस बार
पहले वाला आदमी नहीं था। कुछ ही देर बाद विक्रम अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। चल रघु, आज पहला कदम उठाते हैं। दोनों हाईवे के किनारे उस खाली जमीन पर पहुंचे जहां ढाबा बनने वाला था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। गर्मी इतनी थी कि जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो रहा था। यहीं बनेगा, यहीं लोग रुकेंगे, यहीं उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। तू सिर्फ सोच मत, आज से इसे सच बनाना शुरू कर। रघु ने पहली फावड़ी मिट्टी में मारी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी नहीं, अपनी किस्मत खोद रहा हो। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई गईं। उनके बीच भूसा भरा गया। ऊपर बांस और घास की छत बनाई गई। छत पर पानी डालने के लिए पाइप लगाया गया। रघु, शहरों में लोग लाखों रुपए खर्च करके एसी लगाते हैं और तू मिट्टी और भूसे से ठंडक पैदा कर रहा है। गरीब आदमी के पास पैसा कम होता है, लेकिन दिमाग कभी कम नहीं होना चाहिए। करीब 1.5 महीने की लगातार मेहनत के बाद हाईवे पर एक अनोखी इमारत खड़ी हो चुकी थी। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फ्रिज ढाबा। ढाबा खुल चुका था, लेकिन पहले दिन सुबह से दोपहर हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया। रघु दरवाजे पर खड़ा सड़क को देख रहा था। हर गुजरती गाड़ी के साथ उसकी उम्मीद बढ़ती और फिर टूट जाती। शायद कमला सही कहती थी। तभी विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इतनी जल्दी हार गया? सुबह से कोई नहीं आया। रघु, दुनिया की सबसे बड़ी दुकान भी पहले दिन खाली होती है। धैर्य रख। तभी एक ट्रक ढाबे के सामने रुका। उसमें से 2 ड्राइवर उतरे। अरे भाई, ये फ्रिज ढाबा क्या होता है? अंदर आइए, बाकी जवाब आपको खुद मिल जाएगा। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, उनके चेहरे बदल गए। अरे वाह, बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतनी ठंडक। ऐसा ढाबा तो पहली बार देखा है। उन्होंने खाना मंगाया। गर्मा गर्म दाल, तंदूरी रोटी, जलेबी और ठंडी छाछ। खाना खत्म होने के बाद दोनों रघु के पास आए। भाई, आज तक हजारों ढाबों पर खाना खाया है, लेकिन ऐसा अनुभव पहली बार मिला। हम अपने बाकी साथियों को भी यहाँ भेजेंगे। रघु की आंखें भर आईं। उसने पहली कमाई माथे से लगाई। कुछ ही दिनों में ट्रक ड्राइवरों के बीच एक ही नाम गूंजने लगा, फ्रिज ढाबा। हर आने वाला ग्राहक जाती जाती 5 नए ग्राहकों को भेज देता। एक दिन सुबह ढाबा पूरी तरह भर चुका था। भाई, जगह खाली है? बस 5 मिनट इंतजार कर लीजिए। उसी समय विक्रम पहुंचा। उसने भीड़ देखकर मुस्कुरा दिया। याद है जब लोग कहते थे ये सपना है? रघु, हाँ, आज वही सपना लोगों को ठंडक दे रहा है। रघु ने 2 लड़कों को काम पर रख लिया। अब ढाबा सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता। कई दिन बीत गए। रघु अब घर कम ही आता था। उसका ज्यादातर समय ढाबे पर ही गुजरता। एक शाम वो पैसे लेकर घर पहुंचा। उसने चुपचाप कमला के हाथ में
एक मोटी गड्डी रख दी। ये इतने पैसे? ढाबे की कमाई है। कमला कुछ पल तक नोटों को देखती रही। फिर पहली बार उसकी आवाज धीमी हुई। सच में इतनी कमाई होने लगी? अभी तो शुरुआत है। मैंने शायद तुम्हें गलत समझा। कमला पहली बार चुप थी, लेकिन उसके मन में एक नई भावना जन्म ले चुकी थी। वो भावना प्यार नहीं बल्कि लालच थी। फ्रिज ढाबा अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ ठंडक का अनुभव लेने आते थे, लेकिन हर सफलता अपने साथ किसी की जलन भी लेकर आती है। एक रात ढाबा बंद होने के बाद रघु और विक्रम बाहर बैठी चाय पी रही थी। अब संभल कर रहना। जब आदमी छोटा होता है तो कोई दुश्मन नहीं बनता, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। मेरे जैसे गरीब आदमी का दुश्मन कौन होगा? विक्रम कुछ बोल ही रहा था कि अचानक ढाबे के पीछे किसी के भागने की आवाज आई। रघु दौड़कर पीछे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर जूतों के ताजा निशान बने हुए थे। रघु उन निशानों को देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि उसकी सफलता पर किसी की नजर पड़ चुकी है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राजीव और संजीव। दोनों ने बचपन साथ बिताया था, लेकिन समय ने उनकी राहें अलग कर दी। राजीव गांव में रहकर खेती और मेहनत मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सुनैना उसके हर सुख दुख में साथ देती थी। दूसरी ओर संजीव पढ़ लिख कर शहर चला गया। अच्छी नौकरी, बड़ा घर और हर सुविधा उसके पास थी। उसकी पत्नी सीमा और बेटी शुभांगी भी शहर की जिंदगी में खुश थीं। एक दोपहर तेज धूप में राजीव खेत में काम कर रहा था। पसीने से भीगा हुआ वह पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, कितनी तेज गर्मी है, लेकिन मेहनत किए बिना पेट कैसे भरेगा? शाम को वह घर लौटा। सुनैना मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी लेकर आई। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। राजीव ने पानी पीते ही राहत की सांस ली। वाह, इस मिट्टी के मटके का पानी किसी फ्रिज से कम नहीं। दोनों मुस्कुरा पड़े। उधर शहर में संजीव ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बाहर भीषण गर्मी थी। सीमा एसी वाले कमरे में बैठी थी। आज बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। इतनी गर्मी है कि बिना एसी के रहा नहीं जाता। शाम को संजीव ऑफिस से लौटा। उसने देखा कि सीमा पूरे दिन बिस्तर पर ही लेटी रही। सीमा, थोड़ा चलो फिरो भी। हर समय एसी में रहने से शरीर कमजोर हो जाता है। शहर की जिंदगी ऐसी ही होती है। गांव जैसा जीवन अब मुझसे नहीं होगा। संजीव चुप हो गया। उसे अचानक अपनी गांव की ठंडी हवा और खेत याद आने लगे। रात को खाना खाते समय संजीव बोला, सीमा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए गांव चलें?
गांव, वहां ना एसी है ना आराम। लेकिन वहां सुकून है। भैया से मिले भी बहुत दिन हो गए। कुछ देर सोचने के बाद सीमा मान गई। अगली सुबह संजीव ने राजीव को चिट्ठी भेज दी। गांव में डाकिया राजीव के घर पहुंचा। राजीव ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, खुशी से उछल पड़ा। सुनैना, संजीव परिवार के साथ गांव आ रहा है। हाँ, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। अगले दिन संजीव, सीमा और शुभांगी गांव पहुंच गए। राजीव दौड़कर छोटे भाई को गले लगा लिया। कई सालों बाद दोनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। बहुत देर कर दी आने में। काम में ऐसा उलझा कि वक्त ही नहीं मिला। सुनैना ने सभी का मुस्कुराकर स्वागत किया। घर का सादा खाना परोसा। सीमा ने पहले झिझकते हुए खाना खाया, लेकिन पहला निवाला खाते ही वह चौंक गई। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। सुनैना मुस्कुरा दी। अगली सुबह राजीव सबको तालाब के किनारे ले गया। ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ हरियाली थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। यही है हमारी असली दौलत। संजीव ने गहरी सांस ली। सच कहूं भैया, इतना सुकून शहर में कभी नहीं मिला। सीमा ने मिट्टी के मटके का पानी पिया, फिर मुस्कुराकर बोली, अब समझ आया कि सिर्फ एसी की ठंडक ही आराम नहीं देती। धीरे धीरे सीमा का गांव के प्रति नजरिया बदलने लगा, लेकिन उसे अभी ये एहसास नहीं था कि यही गांव उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह राजीव सबको खेत दिखाने ले गया। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। सीमा पहली बार इतनी शांति महसूस कर रही थी। यही है हमारी असली दौलत। सच में यहाँ मन को बहुत सुकून मिलता है। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी। राजीव सबको तालाब पर ले गया। सबने ठंडे पानी में खूब मस्ती की। शुभांगी सबसे ज्यादा खुश थी। पापा, यहाँ तो एसी से भी ज्यादा मजा आ रहा है। संजीव मुस्कुराने लगा। सीमा भी पहली बार खुलकर हंसी। शाम को सुनैना मिट्टी के मटके का ठंडा पानी लेकर आई। सीमा ने पानी पिया और हैरान रह गई। इतना मीठा और ठंडा पानी मैंने पहले कभी नहीं पिया। प्रकृति की चीजों का कोई मुकाबला नहीं। सीमा अब गांव को अलग नजर से देखने लगी। रात को आंगन में बैठी हुए संजीव ने पूछा, कैसा लगा गांव? सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं गलत थी। मैं गांव को सिर्फ गरीबी समझती थी, लेकिन असली खुशी तो यही है। राजीव और सुनैना मुस्कुरा उठी। अगली सुबह शहर लौटने की तैयारी होने लगी, लेकिन सीमा का मन नहीं मान रहा था। अगर हो सके तो हम भी एक दिन हमेशा के लिए गांव आ जाएं। संजीव खुशी से मुस्कुराया। यही बात मैं कब से सुनना चाहता था। गांव ने सिर्फ उनकी गर्मी ही नहीं दूर की, बल्कि पूरे परिवार के
दिलों की दूरियां भी मिटा दी। उस रात पूरा परिवार आंगन में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद संजीव ने गहरी सांस ली। भैया, मैं आप सबसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। राजीव मुस्कुराया। अरे, अपने घर में इतना सोचने की क्या बात है? जो कहना है खुलकर कहो। संजीव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भैया, मैं अब शहर वापस नहीं जाना चाहता। कई साल पैसे कमाने में निकल गए। बड़ा घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, हर सुविधा मिल गई। लेकिन जो सुकून मुझे इन कुछ दिनों में यहां मिला है, वो मुझे शहर में कभी नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि अब अपना परिवार लेकर यहीं रहूं। राजीव उसकी बातें सुनकर भावुक हो गया। संजीव की बात सुनकर सभी की नजर सीमा पर गई। कुछ देर तक सीमा चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तब मुझे लगता था कि गांव में सिर्फ गरीबी है। मैं सोचती थी कि बिना एसी, बिना बड़ी इमारतों और बिना शहर की सुविधाओं के कोई खुश नहीं रह सकता। लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने देखा कि असली खुशी महंगे घरों में नहीं, अपने लोगों के साथ रहने में होती है। यहाँ हर सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, हर सांस में ताज़ी हवा मिलती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिश्तों में दिखावा नहीं, अपनापन मिलता है। सुनैना मुस्कुराती हुए सीमा का हाथ पकड़ लेती है। बीती बातों को भूल जाओ बहन। परिवार में माफी नहीं, सिर्फ प्यार होता है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव दोनों के पास आकर बैठ गया। संजीव, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर पैसा कमाते कमाते इंसान अपनों से दूर हो जाए, तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन रोज मेहनत करके जो रोटी खाते हैं, उसमें संतोष होता है। पेड़ों की छांव, मिट्टी की खुशबू, तालाब का ठंडा पानी, ये सब भगवान की दौलत है। इन्हें खरीदने के लिए किसी बैंक में पैसा जमा नहीं करना पड़ता। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थामा। मैं अब गांव से ही काम करूंगा। अगर ये संभव नहीं हुआ, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अब मेरा घर वहीं है जहां मेरा परिवार है। वाह पापा, अब मैं हर रोज तालाब जाऊंगी, पेड़ों के नीचे खेलूंगी और दादी जैसी भाभी से गांव की नई नई बातें सीखूंगी। अब उनके बीच शहर और गांव की कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार, अपनापन और एक परिवार था। भैया, अगर मैं इस बार गांव नहीं आता, तो शायद पूरी जिंदगी यही सोचता रहता कि सुख सिर्फ शहर में मिलता है। लेकिन आज समझ गया हूं, असली अमीरी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए हुए हर पल में होती है। भगवान सबको पैसा दे, लेकिन उससे पहले ऐसा परिवार दे जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थामा।
अब उनके बीच शहर और गांव की कोई दूरी नहीं थी। सिर्फ प्यार, अपनापन और एक परिवार था। कुछ दिन बीत गए। संजीव अब गांव की जिंदगी में पूरी तरह घुलने लगा था। सुबह वह राजीव के साथ खेत जाता और शाम को अपने शहर के काम भी संभाल लेता। एक दिन उसने कहा, भैया, मैं सोच रहा हूं कि गांव में ही एक छोटा सा ऑफिस खोलूं, ताकि मुझे शहर भी ना जाना पड़े और गांव के लड़कों को भी काम मिल सके। राजीव खुशी से मुस्कुराया। खड़ा रहे। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। जब गांव वालों को संजीव के फैसले के बारे में पता चला तो कई लोग हैरान रह गए। इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर कोई गांव आता है क्या? शायद शहर में कोई परेशानी होगी। संजीव मुस्कुराकर सबकी बातें सुनता रहा। फिर बोला, मैं मजबूरी में नहीं आया हूं, मैं अपने मन की खुशी के लिए आया हूं। पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ रहने का मौका बार बार नहीं मिलता। गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो गए। एक शाम शुभांगी अपने पापा के पास आई। पापा, अगर हम यहीं रहेंगे तो मैं गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह आगे बढ़ें। यही तो असली पढ़ाई है बेटा, जो ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के काम भी आए। संजीव ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। राजीव और सुनैना गर्व से शुभांगी को देखने लगे। कुछ ही दिनों में संजीव ने गांव के खाली पड़े एक कमरे की सफाई करवाई। वहीं से अपना काम शुरू करने की तैयारी होने लगी। राजीव भी पूरे मन से उसकी मदद कर रहा था। देखना भाई, एक दिन ये छोटा सा कमरा पूरे गांव की पहचान बनेगा। और उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हारा नाम लूंगा। संजीव मुस्कुराया। दोनों भाई गले मिल गए। अगली सुबह पूरा परिवार नई ऑफिस की सफाई कर रहा था। सीमा ने दरवाजे पर रंगोली बनाई। सुनैना ने भगवान की पूजा की। शुभांगी ने दीवार पर एक पंक्ति लिखी, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। संजीव उस पंक्ति को देखकर मुस्कुराया। यहीं से हमारी नई शुरुआत होगी। अब ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, पूरे परिवार का सपना है। समय बीतता गया। संजीव का काम बढ़ता गया। गांव की कई युवाओं को रोजगार मिला। सीमा और सुनैना पूरे परिवार को एक साथ संभालने लगीं। एक शाम पूरा परिवार उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी राजीव अकेला गर्मी से परेशान बैठा करता था। संजीव मुस्कुराकर बोला, अगर मैं उस दिन गांव वापस आने का फैसला नहीं करता तो शायद पूरी जिंदगी पैसे तो कमा लेता, लेकिन अपने परिवार का प्यार खो देता। आज मेरे पास जितनी खुशी है उतनी मुझे शहर की किसी बड़ी नौकरी ने कभी नहीं दी। राजीव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, भगवान इंसान को अमीर या गरीब बनाते हैं, लेकिन खुश वही रहता है जो अपने परिवार, अपनी मिट्टी
और अपनी मेहनत की इज्जत करता है। उस दिन दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में 100 नए पेड़ लगाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। लोगों को समझ आ गया कि असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने परिवार, प्रकृति और संतोष भरे जीवन में होता है।